ओके देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यस बंद कर दो, आने दो आने दो। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं? सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 आता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है को कुछ सुनाई दे रहा है यार। आपको लग रहा है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 0 इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइवर्ज करते हैं, बाहर की तरफ जाती है। अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है इस तरीके से। तो मैंने अगर एक एम्पियर्स लूप लिया, एम्पियर्स लूप इस तरीके से बनाया मैंने फिर बताया था मैंने आपको बताया था कि एम्पियर्स लूप आप किसी भी शेप का ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एम्पियर्स लूप हमेशा आपको उस शेप का लेना है जिससे आपको ये क्वांटिटी सर्कुलेशन इजीली कैलकुलेट हो जाए। क्वांटिटी इजीली कैलकुलेट हो जाए, ई डॉट डी। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट शेप क्या हो सकता है? एक सर्कुलर शेप। अगर सर्कुलर शेप की बात करूं तो पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इस तरफ जा रही है, रेडियली आउटवर्ड जा रही है। और अगर मैं इस पूरी लूप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ये डीएल शेप हो गया। ठीक है, ये डीएल, तो ईडीएल के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप पूरी लूप को, एम्पियर्स लूप को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कहीं पर भी डीएल ले लो, तो ईडीएल के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, आप किसी भी शेप का ले लोगे तब भी जब आप इन सब का सम करोगे, ई डॉट डीएल का सम करते हो, इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस मैं बोल सकता हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 आ रहा है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, डाइवर्ज करती है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में एकदम सवाल आएगा कि सर क्या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज करती है? डाइवर्ज या कन्वर्ज करती है? करीब इस पर्टिकुलर केस में जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज ध्यान देना, तो वो हमेशा कैसे प्रोड्यूस करेगा? डाइवर्जिंग या कन्वर्ज। अब देखो, अगर कोई भी आप केस देखते हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि बहुत सारे केसेस किए थे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बाहर की तरफ जाती है, या कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है। फिर एक केस ये भी देखा था कि इनफाइनाइट रॉड ली थी, चार्ज रॉड ली थी, उसमें भी रेडियली आउटवर्ड जा रही थी, रेडियली आउटवर्ड जा रही, डाइवर्ज कर रही थी। एक ऐसा केस आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप भी फॉर्म करती है, लेकिन वो केस अलग होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से नहीं आएगा, चार्ज की वजह से नहीं आएगी, वो किसी और चीज की वजह से आएगी। ठीक है, वहां पे वो देखेंगे। एटलीस्ट आपके एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या बोलोगे? इट विल नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इट विल ओनली ईदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। बात समझ में आ गई? फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ केस क्या था? वो सर्कुलर लूप फॉर्म करती है, डेफिनेटली सर्कुलर लूप फॉर्म करती है। यहाँ पे डिफॉर्म सर्कुलर। तो ये एक वायर है, दिस इज अ वायर। ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है।
ठीक है, ये जो सर्कल बनाया ना मैंने, ये एक तरीके से मान के चले कि वायर है, ठीक है, इसमें वायर, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, आई करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमें पता है कि ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लूज लूप में फॉर्म करेगा। तो सी भी अगर आप प्लेन देखोगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो कैसी आएंगी, क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो अगर आप इसका लाइन इंटीग्रल निकालते हो तो वो कितना आ रहा था, नॉन जीरो आ रहा था, और एकदम सब कुछ म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप। आप समझ में आई? और इसके बाद मैंने आपको बताया था एम्पियर सर्किटल थ्योरम, और एम्पियर सर्किटल थ्योरम बेसिकली ये है, क्या था बेसिकली एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, ठीक है, and it is equal to mu naught times the total current passing through the surface area formed by the fluid। जैसे ये लूप है तो इस सरफेस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, बी डॉट डी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी डॉट डी है कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो है 8 चैप्टर में दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब फॉर्मेशन, जब ये बताया था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसने 4 इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उसमें से ये एक हो गया, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा लॉ नहीं है, पूरा नहीं है, बट एटलीस्ट हाँ इस पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए कि अगर आपसे बोला जाए कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आप ये लॉ से निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन ये पूरा लॉ नहीं है, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगा, पूरा लॉ होगा एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल थ्योरम लॉ होगा, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, ये तो पार्ट आपको पता ही है। मैं जो हूँ आपको एक डेरिवेशन करवा रहा हूँ, क्या ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी सिलेंडरिकल सॉलिड सिलेंडरिकल। अच्छा, इसमें जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड थी वो मैंने निकाल ली, बाहर कितनी निकाली थी, हाँ तो वो पता ही है आपको, म्यू नॉट टाइम्स 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये ठीक है, याद है, समझ में आया पूरा पूरा, या फिर से एक्सप्लेन करूं? चलो ठीक है, देख लेते हैं, पहले मैं ऊपर वाला केस कर लेता हूँ, तो नीचे वाला केस करवा दूँ। कौन सा वाला केस है, इनसाइड। देखिए सिलेंडर में अगर एक मोटी वायर लेते हो, वैसे तो वायर मोटी नहीं होती कभी, अगर आप कोई भी वायर देखोगे तो काफी पतली होती है, लेकिन इन जनरल मान लीजिए एक मोटी वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, काफी मोटी है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो होती है, अंदर भी होती है। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते थे और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते थे। कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, अंदर जीरो हुआ करती थी। उसका रीजन ये हुआ करता था कि जैसे आप चार्ज देते थे वो सरफेस पे आ जाता था, और सरफेस पे तब तक आता था जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ठीक है। ये केस मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। बट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या हुआ करता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो ये बिल्कुल वैसा ही रिजेंबल वाला है, बिल्कुल रिजेंबल कर सकते हो, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे केस निकालना है, कौन सा केस कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इनसाइड दी वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो जरा ध्यान देना कैसे निकालेंगे। ये आपका क्या है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है।
जब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये जो वायर है वो इस शेप का दिखेगा, देखो इस शेप का दिखेगा, इट विल बी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अगर आप ढंग से देखते हो तो पता चलता है इसमें अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉक। नहीं, करंट कैसे जाते हुए दिखेगा? अंदर जाते हुए कि बाहर? अंदर जाते हुए दिखेगा, तो ये करंट अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही? अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो या यहाँ निकालो, दिख रहा है ये सारे पॉइंट एक ही है, ये आर दूरी पे मौजूद है, स्मॉल आर। ठीक है, तो मैंने एक चीज सोची कि क्यों ना मैं अगर यहाँ निकालना चाहता हूँ, इधर निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक लूप बना दूं। तो यहाँ पे मैंने एक लूप बना दी, तो दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको मैं क्या नाम दूंगा? एम्पियर स्विच। ठीक है, एम्पियर स्विच। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, अब थोड़ा सा सोच के बताओ, फॉरगेट अबाउट, अब ऐसा सोचो कि ये जो पूरी वायर है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक दिख रही है बाहर वायर है, कौन सी वायर? देखो ये पूरी, ये पूरी, ये एक हॉलो वायर हो गई। ठीक है, और एक अंदर वायर है, ये वाली वायर, ये एक सॉलिड वायर हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, कौन बताएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? बाहर वाली वायर की वजह से कि अंदर वाले वायर की वजह से? बाहर वाला जो वायर है वो तो हॉलो वायर है। बाहर वाला जो वायर है, दो, आप ऐसा सोचो ना, पूरी सॉलिड वायर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो अंदर वाला सॉलिड वायर होगा जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। और एक बाहर वाला वायर होगा जिसकी थिकनेस होगी, इतनी। ये एक हॉलो वायर है, कितनी थिकनेस? ये हॉलो वायर। ठीक है, पिछली बार बताया था कि इसकी हॉलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अरे पिछली बार बताया था ना, जाते जाते नहीं बताया था कि हॉलो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, बाहर नॉन जीरो होती है। तो जो, जैसे, अरे ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जीरो होती है, बाहर तो नॉन जीरो रहती है। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेसिकली वो किस वायर की वजह से आएगी? अंदर वाले वायर की वजह से आएगी, सिर्फ इस वाले वायर की वजह से आएगी। इसमें ये वाला वायर इस वायर की वजह से आएगा। बात समझ में आ रही है? बाहर वाला तो हॉलो वायर है, ये वाला जो वायर है ना, ये वाला वायर, इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो करंट है ना, ये जो करंट जा रहा है आई, ये कहां से जा रहा है? ये पूरे से जा रहा है, देखिए ऐसे। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ करंट ना बाहर वाला जो हॉलो वायर है उससे भी जा रहा होगा, और कुछ करंट क्या है अंदर जो सॉलिड वायर है उससे जा रहा है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है वो सिर्फ किसकी वजह से आएगी? अंदर वाले सॉलिड वायर से, जिसकी थिकनेस, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल है, नॉट कैपिटल। समझ में आया? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब इससे कितना करंट जाएगा, इस वाले वायर से कितना करंट जा रहा है। ये कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझ लें, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो आई करंट है ये किससे जा रहा है? पूरे सर्फेस से जा रहा है। तो ये कितने एरिया से गया? पाई आर। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर से कितना जाएगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है, अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर ये तो समझ में आ ही जाएगा। मैंने कभी करंट डेंसिटी जैसी चीज करवाई थी आपको? क्या होती थी करंट डेंसिटी?
ये भी भूले पड़े हो गए, कहाँ आ गया था करंट डेंसिटी? सर जे अपना है जे था वो, हां करंट जे था करंट पर यूनिट एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, याद है? यस अब ये बताओ ये आई करंट किससे जा रहा है? पाई आर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपको ये बताती है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आपने करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है तो उससे कितना करंट जाएगा, ठीक है? अगर आप करंट डेंसिटी, अब देखो यहां से देखना, यहां से समझ लेना, यहां से समझ लेना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से इतना करंट जा रहा है, ठीक है? तो मुझे किस एरिया से निकालना है, कितने एरिया से? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर, ठीक है? तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना करंट जाएगा? आई डैश मान लेता हूँ, आई डैश तो लिख रहा हूँ, करंट गोइंग थ्रू this circle, the area is small pi r square। अच्छा कितना जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा आई डैश तो ये आया, ठीक है? बात समझ में आई? अगर आप ढंग से देखोगे तो आप इसमें सिर्फ स्मॉल आर की वैल्यू डाल के ना करंट निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर इसका स्फीयर, ये जो सर्कल है, जो सर्कल बनाया ना क्रॉस सेक्शन पे, इसका जो रेडियस है वो r/2, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ये स्मॉल r/2, मतलब आप इमेजिन करो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये एग्जैक्टली कितना है, r/2, तो इतने पार्ट से कितना करंट जाएगा ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है? ये अगर मैं इसमें डाल देता हूँ ये आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, स्मॉल आर की जगह डाल दिया r/2, कितना करंट गया, तो कुछ भी निकाल सकते हो आप, किसी भी, जैसे आप बोलोगे कि सर पूरे स्क्वायर, पूरे अगर यही रेडियस, यही स्क्वायर, यही सर्कल, ये जो सर्कल था, ये अगर इतना ही बड़ा सर्कल ले लूं, मतलब स्मॉल आर क्या हो जाए, कैपिटल आर, तो देखिए स्मॉल आर अगर कैपिटल आर हो जाता है तो आई डैश आई के इक्वल है, देखिए क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आई बाय आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन में सर्कल था ना, बड़ा सर्कल था, उसके कंसेंट्रिकली आप कोई भी एक सर्कल बना लो तो उस सर्कल से कितना करंट पास हो रहा होगा वो आप निकाल सकते हो। बस उस इस फॉर्मूले में आपको क्या डालना है, उस छोटे वाले सर्कल का रेडियस डाल देना है। बात आई समझ में? और यही मैं चाहता था। अब फिर से वही चीज बताओ, यही चीज है यहाँ पे, अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, यहाँ पे ध्यान देना, तो आपने क्या बनाई, यहाँ पे एम्पियर्स लूप बनाई। अब समझने की कोशिश करो कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछूं तो आप सीधा बोल सकते हो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले सॉलिड वायर की वजह से, जिसका रेडियस है स्मॉल आर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही आएगी।
तो मत रे चलो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आ रहा है समझ में। अगेन इट विल फॉर्म कंसेंट्रिक लूप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आगे इस तरफ, यहाँ किस तरफ आएगी, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करेगा वो किस तरफ, ठीक है। अगर अगर अंदर करंट जा रहा है, तो अंदर करंट जा रहा है तो आप किस तरफ लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अंदर करंट जा रहा है इनसाइड की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी इस जगह पे निकाल दो तो ये इस तरफ है। बात समझ में आई क्या? कंसेंट्रिक लूप क्या है? ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, देखिए यही तो लूप है और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी है। तो इस पूरी लूप को क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट्स में, ये ठीक है, ये इस तरह। मुझे बताओ बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है, कहीं पे भी देखोगे 0 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है। तो मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ एम्पियर सर्किटल थ्योरम। तो एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल बोलोगे नॉट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। समझ में आएगी, मैथ्स नहीं कर रहे आप, ठीक है। मैथ्स अलग चीज होती है, फिजिक्स अलग है, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या बोलोगे सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। आप सिर्फ लाइन इंटीग्रल बोलोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सर्कुलेशन बोल दिया तो पता लगा जो इंटरनल है एक्सटर्नल है उसे पता ही नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप लाइन इंटीग्रल बोलोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ध्यान देना इससे कितना करंट जा रहा है, एम्पियर लूप से कितना करंट जा रहा है। एम्पियर लूप से आई नहीं जा रहा है, एम्पियर लूप से कितना जा रहा है, आई डैश। बात समझ में आई। अगर एम्पियर लूप क्या होती, पूरी की पूरी हो जाती, अगर ये पूरा आर के इक्वल हो जाता, इसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल हो जाता, तो फिर कितना करंट जाता, आई जाता। लेकिन यहाँ पे एम्पियर लूप कितने रेडियस की, स्मॉल आर, उससे कितना करंट जा रहा है, आई डैश। तो ये आएगा, आई बात समझ में। और आई डैश कितना लिया आपने, ये आई डैश, ये आई बाय 4 नहीं है, गलती से होता है एक चीज, ठीक है। अच्छा बी डॉट डीएल देखो, अब यार ये समझ लो कि एटलीस्ट इन केसेस में जहां पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है या वायर है, ठीक है ना, वायर, ठीक है, वायर मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर वायर, ठीक है, नॉट स्क्वायर वायर जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर, एटलीस्ट सर्कुलर वायर के लिए। अब ये बी डॉट डीएल ना याद ही रख लेना, कितना होगा, बी इंटू 2 पाई आर, याद रख ले, मैं करके दिखा देता हूँ वैसे, लेकिन याद कर लेना इसे, बी इंटू 2 पाई आर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे करूंगा, बी और डी के बीच में, बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है, 0 हर जगह पे, ठीक है। देखो ऊपर देख लो, हर जगह पे कितना एंगल है, 0, बी और डीएल के बीच में 0 एंगल। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डीएल cos 0 कितना हो गया 1, तो आ गया बी डीएल, ठीक है। बी को बाहर निकाल लो, अच्छा बी को बाहर क्यों निकाल सकता हूँ, नहीं फिर देखो वही गलत चीज,
अरे बी को बाहर क्यों निकालते, पिछली बार बताया था फिर भूल जाते हैं। सिमेट्रिकल है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। बी को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, समझ में आया कि नहीं? बी को बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, बी इज कांस्टेंट at every point on Ampere's loop because of cylindrical symmetry. आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ध्यान दो। आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ किसके बारे में पता है, वायर के बारे में पता है। ये वायर क्या है, सिलेंडर है। बात आ रही है समझ में? तो जैसे ही आप सिलेंडर को देखते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, क्योंकि आई करंट जो है पूरे के पूरे सिलेंडर से जा रहा है, तो अंदर अगर आप कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, सिमेट्रिकल शेप आएगा, बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है ना यहाँ, बात आ रही है समझ में? तो सिमेट्री के कारण बता सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी इसके, इस लूप के हर एक पॉइंट। इसलिए मैंने बी बाहर निकाल लिया, ठीक है। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डीएल डीएल में एम्पियर्स लूप के साथ ऐड अप हो जाएंगे, तो दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो 2 पाई r, कैपिटल आर मत लिख देना, एम्पियर्स लूप का लेना है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल आर कैंसिल आउट हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। देखिए ये तो अलग लिख लिया, और एक r स्क्वायर ऊपर था और एक r नीचे आ गया, तो आर आर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इनटू, क्या बात आई समझ में? यस सर। आया समझ में? नहीं सभी को? हाँ सर। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट है, देखो ना, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट आई पूरे जो वायर से पूरे वायर से जो करंट जा रहा है ये वो है, तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। रेडियस ऑफ दी क्रॉस सेक्शन वो भी, सिर्फ चेंज क्या होगा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ दी सिलेंड्रिकल वायर। तो आप जैसे जैसे सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे, जैसे मैं आपसे बोलूं बताओ एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0। स्मॉल आर क्या हो गया, 0 हो गया। और तो आप झट से लिख दोगे कि आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इनटू 0, यानी कि ये जो सॉलिड वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते सरफेस पे पहुंचे, मान लीजिए जैसे ही आप सरफेस तक पहुंचते तो सरफेस पे स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर के ऊपर। बात समझ में आई? तो जैसे ही आप पुट करते हो देखिए क्या है, हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इनटू r, आर आर कैंसिल आउट हुआ, अब याद करो यही चीज मैंने ना नीचे भी लिखवा दी थी, ये देखो लिखवाई थी ना, ये उतना ही तो आ रहा है, ठीक है। आया समझ में कि मैंने आपसे बोला बताओ मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई 2, बताइए कहां पे पॉइंट, ये कहां पे होगा, ये होगा यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में। देखिए ये है आपका सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं।
आगे समझ में? तो ये बिल्कुल बीच में पॉइंट, बिल्कुल बीच में मतलब सेंटर पे नहीं, ठीक है ना, सेंटर और सरफेस के बिल्कुल बीच में। तो कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो याद ही रखना है, इनटू आर। तो आर आर कैंसिल आउट हो गया, कितनी आ गई? ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये थोड़ा सा टफ होता है समझना। इसका रीजन है क्योंकि इसमें लाइन इंटीग्रल आ गया। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का सवाल हो झट से कर देते हैं, है ना। मैथ्स में तो सवाल की चीज है कि मैथ्स में तो बस इंटीग्रेशन को मेथड बताना होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैथ्स का एज सच कोई यूज नहीं होता। मैथ्स का एज सच कहीं पे भी कोई यूज नहीं होता। आप कुछ भी पढ़ते रहो, इंटीग्रेशन पढ़ते रहो, कहीं पे भी यूज नहीं है जब तक आप उसे फिजिक्स को यूज कर रहे हो। बात समझ में आएंगी नहीं? तो समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, अंदर की निकाल सकते हो, बाहर की, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आनी चाहिए आपको कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब बढ़ती जाती है। सेंटर से आप सरफेस की तरफ जाओगे तो वो क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सेंटर पे होगी 0 और सरफेस पे कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बात समझ में आई? और बाहर तो हमें पता ही है बाहर कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। हाँ, यस सर। अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं, लिखने की आदत डाल लो ना। डेढ़ साल में तो हो रही है सब कुछ, है ना। डेढ़ साल में जितनी लिखने की आदत है वो सारी की सारी चलेगी, लिखने की आदत है। ग्राफ देखिए क्या है। चलो ग्राफ देखिए, इसके बीच में ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड वायर, ठीक है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूँ सरफेस पे। कहीं ना कहीं तो स्मॉल आर आर के इक्वल होगा। अच्छा, स्मॉल आर जब आर के इक्वल है तो मैं कहाँ पे पहुंच गया? सरफेस पे पहुंच गया। तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कितनी होती है? यहाँ पे निकालना है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, वो ये चलेगी। समझ में आया? अब क्योंकि आप इस रीजन में यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक, इस रीजन में कहां पे हो? इस रीजन में कहां से कहां तक हो बताएगा कोई? सेंटर टू सरफेस मतलब इनसाइड दी सेंटर टू सरफेस। तो आप कहां पे हो? इनसाइड दी वायर, ठीक है। तो इनसाइड दी वायर मैग्नेटिक फील्ड में क्या थी? लीनियरली बढ़ती थी। तो ग्राफ जो है कैसा बनेगा? देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो आप और हो जाता है, पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजों का भरोसा नहीं, इंसान का भरोसा नहीं है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ देगा तभी भी उड़ सकता है, ठीक है। तो सेंटर पे है 0, ठीक है। सरफेस पे है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ठीक है। जैसे ही आप इस रीजन में पहुंचते हैं, इस रीजन में क्या होगा? कहां चले गए? सर्कल के बाहर नहीं, वायर के बाहर, ठीक है। वायर के बाहर क्या होगा?
लीनियरली डिक्रीज नहीं होती, देख जरा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, घटना स्टार्ट करेगी। इनवर्सली समझते हो क्या होता है? जैसे जैसे बाहर निकल रहे हो स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है, और स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटती जाएगी। कौन बताएगा कैसा ग्राफ होगा ये? ऐसा क्या बोलते हैं इसे? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है स्ट्रेट लाइन, याद रख लेना। ये है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगल वाली लाइन का जरा कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम होता है, नाम होता है। ठीक है, Smaller is greater than स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? लूप का रेडियस, या स्मॉल आर को बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। और आर क्या है? कैपिटल आर, सिलेंडर का रेडियस। तो अब स्मॉल आर अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो अब कहाँ पे? सिलेंडर के बाहर है। नहीं समझ रहा? अंदर वाली लूप नहीं है, ये लूप स्मॉल आर जो है लूप का रेडियस है, और आर क्या है? सिलेंडर का रेडियस। इसका मतलब लूप आपने कहा लिया सिलेंडर के, अरे लूप का रेडियस सिलेंडर के रेडियस से बड़ा है तो लूप कहाँ लिए? तो आप कहाँ पे हो? समझ में आ गया? ये समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो ये याद रखना है दोनों केस, ठीक है, दोनों केस याद रखने। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, सोलोनॉइड। सोलोनॉइड क्या होती है? कॉइल को हेलिकल। अच्छा, आपने एक कॉइल तो पढ़ी थी, करंट कैरिंग कॉइल। तो आप क्या करो कि आपने देखा था कि करंट कैरिंग कॉइल को मैं अगर एक ही जगह पे एंटर्स दे दूं, एक ही जगह पे एंटर्स दे दूं, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एंटर। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, उसको मैंने ऐसे खींच दिया, स्प्रिंग बन गई। बात समझ में आई? तो स्प्रिंग जो है, जैसे ही आप स्प्रिंग की बात करते हो तो स्प्रिंग जो है एक्चुअल में क्या है, एक तरीके से सोलोनॉइड है, ठीक है। अगर स्प्रिंग को अगर आप दबा दोगे इस तरीके से, तो वो जो एंटर्स है वो क्या हो जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो फिर वो क्या हो जाएगी, सर्कुलर कॉइल ऑफ एंटर्स, वो एक ही जगह पे। सर्कुलर कॉइल ऑफ एंटर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पूछी जाती है, सेंटर में पूछी जाती है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, उसे खोल देते हो इस तरीके से, तो देखिए केस क्या होता है। अगर आप ढंग से देखो ना तो आपको एक चीज पता चलेगी। ये देखो, ये ना, ये ऐसे बनी हुई है,
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. इसने पूरा नहीं बना रखा डायग्राम, और बुक में भी आपको ऐसे ही मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, ये क्या बनेगी आपकी स्प्रिंग बनेगी, ये है सोलोनाइड। बट सोलोनाइड की कंडीशन होती है, ऐसा नहीं आप किसी को भी सोलोनाइड बोल दो। आपने बोला सर मैंने 2 टर्न दे दिए, क्या ये सोलोनाइड है ना? ठीक है, अगर आपने ऐसे 2 टर्न दे दिए, यहाँ बना देता हूँ, ये 2 टर्न दे दिए, तो ये सोलोनाइड नहीं। सोलोनाइड के लिए कंडीशन फॉलो होती है, क्या देखना जरा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोलोनाइड क्या होती है, तो आप कंडीशन के साथ बताओगे। ध्यान से समझना क्या है। ये है एल, इसे बोलते हैं लेंथ। फिलहाल लेंथ ऑफ सोलोनाइड नहीं है, मैं आपसे लेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना फिलहाल, ठीक है। और ये है डायमीटर। अगर ये जो लेंथ है ये डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, मतलब आप इमेजिन करो कि जैसे आपने स्प्रिंग देखी है ना, तो स्प्रिंग में जो है ना उसका डायमीटर देखना कितना कम होता है, लेकिन उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है। तो एक कंडीशन फॉलो हो जाती है वहां पे, इफ द लेंथ ऑफ द ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलोगे फिर सोलोनाइड है। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आप सोलोनाइड नहीं बोल सकते। समझ में आएगी? Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए होगा क्या, ध्यान से समझना। यहां से अगर करंट गया ऐसे, ऐसे करंट होता हुआ इस तरीके से जाएगा, ऐसे होता हुआ ऐसे, दिख रहा है? तो अब देखिए क्या होगा, अगर आप ढंग से देखोगे, अगर मैं बिल्कुल सोलोनाइड को बीच में से काट दूं, बीच में से सोलोनाइड को बीच में से काट दिया, तो बेसिकली इसने काट के दिखाया हुआ है। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो इसने काट के ही दिखाया हुआ है। अगर काट के दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से, क्योंकि ये काट दिया गया ना, तो यहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये कहां घुस गया जाके, अंदर। तो यहाँ देखिए अंदर घुस गया, दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये ऐसी चीज है, ठीक है ना, बीच में से काट दिए, तो एक जगह से करंट आएगा बाहर, यहां से देखिए आया बाहर, यहां से भी आया बाहर, यहां से भी बाहर आ गया, यहां से बाहर आया, और यहां से ले गया। बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्योंकि इस वाले वायर से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आप क्या बोलोगे? देखिए यहाँ बना के भी रखी हुई है सर्कुलर लूप, एंटी क्लॉक, देखिए ऐसे बना के रखी हुई, दिख रहा है? फिर थोड़ा सा और दूर जाओगे तो फिर लूप बना दी इसमें, दिख रही है सबको? Yes, sir. सेम चीज यहाँ पे भी होगा। आया समझ में? Yes, sir. और देखिए हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे हो रहा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही। अब नीचे देखिए, नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है। अब अंदर जा रहा है, राइट एंड थंब लगाओ, देखिए ऐसे क्लॉकवाइज है। यहाँ पे देखिए वैसे ही केस है, अगर यहाँ पे आप लूप बनाते हो तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। तो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, देखिए हर जगह बना रखे हैं। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. अगर आप थोड़ा सा बीच में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर आप लूप नहीं बना पाओगे, आप लूप नहीं बना सकते। अगर आप बीच में जाओगे ना, बिल्कुल बीच में जाओगे, तो आपको पता चलेगा स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से फील्ड लाइन जाएगी। और अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले वायर जिसमें करंट बाहर आ रहा है और नीचे वाला जो वायर जिसमें करंट जा रहा है, बीच में तो दोनों की सेम डायरेक्शन में, बीच में देखो दोनों की सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ
और इस वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ एड अप हो गई। आया समझ में कि नहीं? तो बिल्कुल बीच में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, क्योंकि पतली है ना। अगर मोटी होती ना, डायमीटर क्या होता, लेंथ के कंपेरेबल होता, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं जा पाती। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ 2 लूप लेते, मान लीजिए आपने सिर्फ ऐसे 2 लूप बनाई, तो फिर फील्ड लाइंस कैसे आती, देखिए ऐसे आती। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या ये पैरेलल दिख रही है बीच में? पूरी तरीके से तो नहीं दिख रही। आ रहा है समझ में? इसमें तो पैरेलल दिख रही है, इसमें तो पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इसका डायमीटर कम है और लेंथ बड़ा है, ठीक है ना? तो बीच में फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल जाएगी। अब इमेजिन करो, मैंने बताया था आपको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी कि पैरेलल फील्ड लाइन से मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे फील्ड लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो सोलेनोइड के अंदर ना, अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यूनिफॉर्म। तो कोई आपसे पूछ ले कि यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस बताया था मैंने, कैसे बनाते थे, इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेते थे, 2 प्लेट ले ली इस तरीके से, ठीक है, एक को पॉजिटिव कर दिया, एक को नेगेटिव कर दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई जाती है, तो ये केस, अब एक सोलेनोइड, जैसे आप बोलोगे कि सर मुझे इतने रीजन में, ये जो कमरा है, इतने रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पूरे रूम के इतने क्रॉस सेक्शन में चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सोलेनोइड लगा देंगे। लेकिन इस रूम का जो डायमेंशन है कितना होगा, लगभग 5 मीटर होगा, ठीक है, तो आपको उसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, और ज्यादा, लगभग 100 मीटर ले, 100-200 मीटर, समझ में आया? तो जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराओ, तो बीच में बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। आया समझ में? इसलिए जब भी हम पार्टिकल एक्सेलरेटर, जैसे आपने पार्टिकल एक्सेलरेटर का नाम सुना है, हाइड्रोजन कोलाइडर है, एक स्विट्जरलैंड में कुछ जिनेवा में बनाया हुआ है, नहीं सुना? सुना है? स्विट्जरलैंड में जो है एक टनल बना रखी है, 21 किलोमीटर टनल, 21 किलोमीटर उसका मतलब ऐसा सर्कमफ्रेंस, पता नहीं रेडियस है क्या है, रेडियस है काफी बड़ी है। उसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। पार्टिकल्स को इसलिए एक्सेलरेट करवाते हैं क्योंकि अगर पार्टिकल जो है, मतलब 2 चीजें जब टकराती हैं तो क्या होता है, 2 आदमी टकराएंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो फिर क्या होगा, अबे सामने देखो ना, रोड पे मान लो एक ट्रक आया, आदमी टकरा गया, उससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रक के पार्ट दिखते हैं कि आदमी के पार्ट दिख जाते हैं, आदमी के दिख जाएंगे, आदमी के पेट में क्या है, आते बाहर निकल जाएंगी, है ना, दिमाग बाहर निकल जाता है ना, दिमाग भी दिख जाता है, फटा हुआ दिमाग। तो वैसे ही क्या होता है कि आपको अगर देखना है कि प्रोटॉन किस चीज से मिलकर बना होगा, प्रोटॉन जो है एटम किस चीज से मिलकर बने, हमें पता है एटम किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन ये तो नहीं पता प्रोटॉन किससे मिलकर बना है। अब तो पता है कि कॉक्स एंटीक्लॉक्स से मिल जाता है, तो उन्हें कैसे पता चला होगा कि भाई प्रोटॉन जो है किससे मिलकर बना है, तो उन्होंने क्या किया, 2 प्रोटॉन को टकरा दिया, बहुत हाई स्पीड थी, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के एकदम, तो दोनों को क्या कर दिया, कोलाइड करवा दिया, हेड-ऑन कोलाइड करवा दिया। जैसे ही कोलाइड करवाया तो क्या हुआ, जो उसके अंदर वाले पार्टिकल से बाहर निकले, तो अंदर जब पार्टिकल बाहर निकले तो क्या दिखे, अलग अलग लगभग 21 या 22 टाइप के पार्टिकल बाहर निकले। इतना बड़ा क्यों है, छोटे में तो कहाँ पे, लेकिन कमाल की चीज ये होती है कि आप ये तो समझते हो कि अगर आपको मान लो 2 ट्रक टकरा रहे हैं, समझने की कोशिश करो, 2 ट्रक टकरा रहे हैं, अब 2 ट्रक अगर एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, भाग रहे हैं, 5 मीटर पर दोनों भाग रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, कितनी स्पीड होती है 1 मीटर पर सेकंड, कुछ भी नहीं, तो दोनों टकराएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर यही 2 ट्रक 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं और टकरा गए,
तो फिर तो सब कुछ दिख जाएगा, उसका इंजन एग्जॉस्ट सब निकल जाएगा, सब दिख जाएगा। ऐसे प्रोटॉन के साथ होता है। अगर प्रोटॉन को आप बहुत ज्यादा स्पीड ना दो, आप कम स्पीड में आप बोलोगे सर लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड का सिर्फ 10% पे कोलाइड करवा लो, कुछ नहीं होने वाला, टूटते नहीं है, पार्टिकल बाहर आते नहीं। प्रोटॉन्स को सबसे ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है। अब सबसे ज्यादा स्पीड कितनी दे सकते हैं? लाइट, लाइट की स्पीड दे सकते हैं, बट लाइट की स्पीड देना पॉसिबल नहीं होता, तो लाइट के आसपास पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं 90% लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए। अब जब बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो प्रोटॉन के पार्टिकल्स को बाहर निकलना ही पड़ेगा, यानी कि प्रोटॉन्स को टूटना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये एक केस है, दिस इज द केस, यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज द यहां पे लिख दे रहा हूं क्या है, सोलोनाइड is used, लिख लो लिख लो, क्यों लिख लो? भूलनी इस बार वो है कौन सा, और एमसीक्यू, ठीक है ना? डायग्राम कैसे बनाएं? डायग्राम बनाने को कौन कह रहा है भाई? डायग्राम मत बना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये तो मैं शेयर कर ही दूंगा ना, ठीक है? आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, मैं एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो लिख दूंगा। Solenoid is used to produce the uniform magnetic field. और क्या लिखना है आपको? एक चीज और लिखनी है, the length of solenoid is much larger than its diameter. अच्छा भाई जब एक चीज और मुझे बताओ, एक चीज और बताओ। आपको एक चीज समझ में आ गई कि अंदर क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये जो ऊपर वाला वायर है ना, ये वाला वायर इसकी वजह से है इस तरह, ठीक है, और ये जो नीचे वाले वायर है उसकी वजह से भी इसी तरह है, दोनों क्या हो गई? ऐड होगी, इसलिए बीच में क्या होगा? यूनिफॉर्म, एक ही डायरेक्शन में तो ऐड अप होगी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन मैं अगर आपसे बाहर पूछूं सोलेनोइड के बाहर, अब जरा ध्यान देना, इसकी वजह से बताओ कितनी है इस डायरेक्शन में? ये जो बिल्कुल जिसमें करंट बाहर निकल रहा है, जो वायर है ना, वायर दिख रहा है ना, ऊपर जो वायर दिख रहा है उसमें करंट कहाँ निकल रहा है? बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से है इस तरफ, दिख रहा है सभी को? ठीक है, और इस वाले वायर की वजह से, हाँ तो यहाँ देखो ना, यहाँ पे देखो, दिख रहा है? ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैंसल आउट तो तब होती है ना जब एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है। बोथ मैग्नेटिक फील्ड कैंसल तब होती है जब इक्वल होती है, बट इक्वल तो होंगी नहीं, क्योंकि ये वाली जो वायर है ये पास है और ये दूर है। ये जो पहले वाला वायर है ना जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये क्या है? पास है इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, और ये वाला वायर जिसमें करंट अंदर जा रहा है, ये कहाँ है? दूर है। तो कैंसल आउट नहीं करेंगे, बट हाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दे विल सब्ट्रैक्ट। तो बोथ मैग्नेटिक फील्ड
विल नॉट कैंसल आउट इच अदर, बट मैं ये बोल सकता हूँ दे विल सब्ट्रैक्ट इच अदर। और जैसे सब्ट्रैक्ट होती हैं तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि बाहर सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एड अप नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बात आई समझ में मैंने क्या बोला? तो यहाँ लिख रहा हूँ बोथ मैग्नेटिक फील्ड विल सब्ट्रैक्ट। So outside the solenoid, magnetic field is weak. Weak होती है, weak मतलब strong नहीं है ज़्यादा। समझ में आया? अब क्योंकि weak है तो हम क्या ले लेते हैं, almost tending towards, ठीक है ना, weak है मतलब। अब इमेजिन करो बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है तो आप क्या बोलोगे यार ये weak है। अंदर 10 टेस्ला है, बाहर है 0.1 टेस्ला, लेने की जरूरत नहीं, क्या बोलोगे? टेंस टू, तो यहाँ पे टेंस टू 0 हो गया, यहाँ कितना होगा? टेंस टू 0। यहाँ पे भी क्या होगी? आगे समझ में? क्लियर है? यस सर। और अगर आप ढंग से देखोगे तो सोलेनोइड बेसिकली मैग्नेट की तरह काम कर रही है। देखो पट्टर देखो पूरा, बात समझ में आ रही है? यहाँ से एंटर कर रही है, देखिए मैग्नेटिक की, यहाँ से बाहर जा रही है, तो ऐसे घूम के जो है वापस आ रही है तरीके से। यहाँ से भी देखिए बाहर निकल रही, एक तरीके से मैग्नेट ही है ये। समझ में आया? ठीक है। अब मुझे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैं वैसे तो अंदर भी बता सकता हूँ और बाहर भी बता सकता हूँ, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इस केस में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अंदर बता रहा हूँ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो ध्यान देना मैं क्या करूँगा। मैंने एक एम्पियर्स लूप भी देखी यहाँ पे। एम्पियर्स लूप लेने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था। एम्पियर्स लूप हमेशा कैसे लोगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियर्स लूप के बीच में कितना एंगल हो, 0, 90 या 180, यही केस ले रहे हैं, बाकी और केस ले रहे हैं। ठीक है, देखिए वैसे मैंने यहाँ पे लूप बना रखी है, ठीक है, लेकिन मैं लूप यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कैसे, और मुझे बताएगा यहाँ पे अगर मुझे लूप लेनी है इस रीजन में, कौन बताएगा? अंदर के रीजन में मैं कैसे बनाऊंगा? फिर शेयर कर रहा हूँ। अंदर की रीजन में देखिए कैसे बनाऊंगा। देखिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है, तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं ऐसी बना दूं। देखिए दिख रहा है सर को? आया समझ में? कैसी बनाएंगे? स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे भी, अरे यार क्या होता है एक बार में, कुछ नहीं, ये वाली देखिए ए बी, अगर आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जैसे मान लीजिए पार्ट लिया आपने, ये छोटा सा पार्ट लिया, दिख रहा है डीएल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? और दिख रहा है सभी को डीएल, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और अगर पूरी लूप को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड करूं तो हर डीएल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है?
0, यानी कि ये वाला पार्ट तो सही गया है। ठीक है, अब मुझे इसे क्लोज लूप में बनाना है, क्लोज लूप बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने एक चीज सोची कि बी से मैं क्या करता हूँ, 90 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, ए से 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। और इस रीजन में अगर आप इस रीजन में बोलोगे तो देखिए इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही 0 है, तो यहाँ पे तो कोई भी शेप ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही 0 है। तो बैटरी ये है, मैं क्या बना दूं उसे, एक रेक्टेंगल ही बना देता हूँ। क्या बात है, समझ लो किस तरीके से लेना था, इस तरीके से मैंने एक लूप बनाया, ठीक है। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लूप से ना कुछ करंट बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए कहां पे आएगा, बता देता हूँ। ये दिख रहा है सभी को, इससे क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है, ठीक है ना, यहां से। कितना करंट बाहर आ रहा होगा, कौन बताएगा, कितना करंट इस लूप के एरिया से एंटर कर रहा होगा, मतलब बाहर आ रहा है, पास हो रहा है, कहने का मतलब हम ना आई नहीं आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि आई यहां से एंटर हुआ जैसे घूम के आ रहा है, यहां से आई एंटर हुआ तो यहां से फिर घूम के आएगा, फिर यहां से करेगा, अरे साइमल्टेनियसली पूरे वायर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट एक जगह से नहीं आ रहा है, करंट यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है, एंटर कर रहा है आई, यहां से भी एंटर कर रहा है आई, यहां से भी एंटर कर रहा है आई। तो बेसिकली कितना है, 3 है। अरे ऐसा थोड़ा होता है कि करंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप बैटरी लगा, तो यहाँ पे आपने बैटरी लगाई होगी ना, तो ऐसा थोड़ा होता है कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले चलना स्टार्ट करता है, फिर वो पहुंचता है यहाँ पे, फिर वो अगले से टकराएगा, फिर वो अगले से टकराएगा, ऐसा थोड़ा होता है। भाई यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चलना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई, तो करंट जो है वो पूरे वायर में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आई ना। इस लूप को मैं नीचे बना लेता हूँ, ये एक जगह पे बना के रखूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, नीचे बना देता हूँ। ये आपके लिए, ठीक है। ठीक है, इससे कुछ करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वो ये है। फिलहाल दिख रहा है कितना पास हो रहा है, 3 है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें टर्न्स बढ़ती जाए, इस एरिया के अंदर टर्न्स बढ़ाते जाओ, अभी तो देखिए इसमें 3 ही टर्न्स आ रही थी, इसलिए आप बोल रहे थे कि एक से आई आ रहा है, दूसरे से आई आ रहा है, तीसरे से आ रहा है, यानी कि 3 आई पार्ट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए इसमें 10 टर्न्स आ जाती, ठीक है ना, तो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, दिस इज स्मॉल एन, स्मॉल एन, ठीक है। पहले मैं करंट ही निकाल लेता हूँ कितना करंट पास होगा, फिर बाद में मैं एम्पीयर सेकेंड थ्योरम लगाऊंगा। एन क्या है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी आप सोलोनाइट लेने जाओगे तो आपको बताना पड़ता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी चाहिए आपको और कितने लेंथ में चाहिए। ये बेसिकली क्वांटिटी क्या बता रही है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर लेंथ। समझ में आया। ये निकालते कैसे हैं, तो ये निकाला बिल्कुल ऐसे जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को
आप क्या करोगे, टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स मैं कैपिटल एन मान लूं एंड लेंथ एल मान लूं, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एन बाय। ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना, सोलोनाइट की, सोलोनाइट के साथ हमेशा एसोसिएट किया। अब कौन मुझे बता देगा अगर ये चीज समझ में आ गई है, ये जो मैंने लूप लिए, जो लूप बनाई है, इसकी लेंथ कितनी है, एल डैश, ठीक है। अरे लूप जो है छोटी लूप है ना, कैपिटल एल क्या है, सोलोनाइट की लेंथ है, और आपने जो लूप ली है वो ए बी है, छोटी है। तो L1 लेंथ जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, L1 इज दी, ऐसे बोल रहा हूँ, L1 इज दी लेंथ ऑफ लूप, कौन सी, एम्पियर्स लूप है। तो कौन मुझे बताएगा टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दी एम्पियर्स लूप कितनी होगी, ध्यान से समझना क्या होगी, आई, आई जो था, आई करंट क्या है, एक टर्न से जा रहा है, एक टर्न से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, यहां से आई आ रहा है। तो अगर इस पूरी लेंथ में, ए बी लेंथ में, L1 लेंथ में सिर्फ एक ही टर्न होती, तो मैं डायरेक्टली आंसर क्या बोल देता, आई करंट जो है वो पास हो रहा है। बात समझ में आई। Yes, sir. अगर L1 लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स 10 हो गई तो कितना पास होगा, 10 आई। तो इस आई को किससे मल्टीप्लाई करने से, नंबर ऑफ टर्न्स इन L1 लेंथ, समझ में आया। Yes, sir. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन L1 लेंथ कितनी होगी, देखिए 1 मीटर में कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, 1 मीटर में कितनी लेंथ है, एक मीटर में कितनी टर्न्स है, तो ये स्मॉल एन वही तो है, इसे किससे इंटू कर दूं, L1 से। बात समझ में आई। Yes, sir. जैसे सीधी सी बात है, 1 मीटर में 10 टर्न्स है, तो हाफ मीटर में कितनी, 5। तो मैंने क्या किया, 10 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही। आगे समझ में कि नहीं। Yes, sir. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो ये तो आपका सिर्फ करंट है जो पास हो रहा है, समझ में आया। Yes, sir. ये करंट है, अभी मैंने करंट ही निकाला, ठीक है। अब मैं एम्पियर सर्किट का थ्योरम लगा रहा हूं, ध्यान देना। एम्पियर सर्किट का थ्योरम क्या कहती है, Line integral. लाइन इंटीग्रल ऑफ, अब देखो याद होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट पासिंग थ्रू दी एम्पियर फील्ड, और आई यहाँ पे, आई टोटल की आई ये है, ध्यान देना, आई नहीं है, आई यहाँ पे लिख देता हूँ, आई यहाँ पे क्या है, आई इज दी करंट फ्लोइंग इन सोलोनाइट। सोलोनाइट से जो करंट पास हो रहा है वो है आई, लेकिन जो एम्पियर्स लूप से पास हो रहा है वो कितना है, ये आई टोटल, ठीक है। अब ये उठा के इसमें डाल दूंगा, बट पहले ये निकाल लेते हैं। अब देख ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना, ये पूरी लूप के लिए निकाल रहा है। तो ये लूप जो है मेरी कितनी बड़ी है, ए बी, फिर बी सी, सी डी एंड डी, ठीक है। तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, इसको लिखा जाएगा ऐसे, डेरिवेशन ऐसे किए जाएंगे, ध्यान देना। पहले ए बी से निकालूंगा, ठीक है, फिर
BC, CD and DE। चारों में निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, एक में ही होगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ जरा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अगर आप देखोगे तो उसको ना मैं उल्टा ले लेता हूँ, वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे ले रहे हो। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो थी ना वो इस तरफ थी, ठीक है नहीं, अब मैं तोड़ना इजी हो जाएगा ताकि बी और डीएल के बीच में कितना एंगल रहे, 0 डिग्री। देखिए देखिए ध्यान देना, AB को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देखिए ऐसे, ठीक है, तो AB के लिए, सिर्फ AB के लिए B और DL के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, ठीक है ना, हर जगह, ठीक है। अब यहां देखिए BC के लिए, देखिए तो BC का DL आया ऊपर की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो B डॉट DL, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर BC 0, CD के लिए देखिए टेंड्स टू 0 बोल सकते हो। उसका रीजन है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये रीजन क्या है, बाहर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेंड्स टू 0 है, क्योंकि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप 0 ही ले लोगे, B डॉट DL 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, वीक फील्ड है। फिर DA के लिए देखिए, DA के लिए देखोगे तो DL आया नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, कितना एंगल है, 90 डिग्री। इसके लिए भी क्या हो गया, समझ में आया। अब एक एक करके लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ AB के लिए निकालना है, इसके लिए क्या हो गया, 0। क्या रीजन लिखोगे, आगे समझ में। DA के लिए सेम 0, ठीक है, और इसके लिए भी 0, बट इसके लिए रीजन क्या लिखा जाएगा, B is tending towards 0 outside, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज अ वीक फील्ड के कारण है। This is comes out to be mu naught times I n L, ठीक है। अब बचता AB का है, अब AB का ही निकाल लेते हैं, सिर्फ AB की वजह से, ठीक है ना, AB की वजह से निकाल रहे हैं। देखिए क्या होगा, B DL cos 0, cos 0 क्यों लिया है, हाँ, इस यहाँ अगर आप देखोगे और AB, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, और AB B vector is parallel to DL, ठीक है, समझ में आया। यानी कि थीटा कितना है, 0 डिग्री। हर जगह पे अगर आप AB का कोई भी पार्ट लेते हो तो B और DL के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू आ गया mu naught टाइम्स I n L, cos 0 1 हो गया। B को बाहर निकाल सकता हूं, कौन बताएगा B को बाहर क्यों निकाला, पता चल रहा है ना, मैं आपने देख के तो बताया था, जैसे कि आप सोलोनाइट को आपने मतलब पिक्चर देखी थी तो आपको पता चला था कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल है, और पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पे, अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, समझ में आया।
और वो कारण ही है, ध्यान देना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो कारण ये था, देखिए यहाँ पे ये कारण है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज नॉट मच ग्रेटर देन डायमीटर, तो ये कंडीशन फिर फॉलो होती भी नहीं। समझ में आया क्या? ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती ना, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो आप बोल नहीं सकते थे कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए मैं बोलता हूं अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है कि? यस सर। लूप, छोटी लूप कोई फर्क, यहाँ पे लूप से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सोलोनाइड से लेना देना है। जैसे ही आप सोलोनाइड, बड़ी सोलोनाइड लेते हो जिसका डायमीटर छोटा, लेंथ बड़ी, तो अंदर क्या बोलोगे आप? लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है? पैरेलल जा रही है। अरे यहाँ पे तो क्या बोल सकते हो आप? अब एकदम बोलोगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। फ्री आ रही? अरे यार ध्यान दो, उन पे मत ध्यान दो। यस सर। ठीक है, तो ये जो डीएल है ना, बी को आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, बी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म inside the solenoid. ठीक है, अरे यार आप लोग यहाँ पे बताइए कि फालतू में मैं आपको देख के हंसता रहूंगा। चलो डीएल का इंटीग्रेशन L1 हो जाएगा। ठीक है ना, डीएल का इंटीग्रेशन कैपिटल एल मत लिख देना प्लीज। ठीक है ना, डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये L1 लिख सकता हूँ। तो L1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? ये नॉट। ठीक है, आई L1 कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरफ भी था लेफ्ट साइड और राइट साइड भी था। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई आ गया, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आता है बहुत जगह। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, देखो यहाँ तक आया समझ में सभी को? अच्छा, तो प्रैक्टिकली कैसे बनाई जाती है सोलेनोइड? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड मुझे ज्यादा से ज्यादा रखनी है। मैं चाहता हूँ कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग का मतलब क्या? उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, कौन बताएगा क्या क्या ऑप्शन? करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दो, या ये म्यू नॉट। ये म्यू नॉट किसको बता, क्या बता रहा है? मीडियम। अंदर क्या है? एयर। अंदर वैक्यूम है अभी पूरा, है ना? तो मेरे पास तीन ऑप्शन बचते हैं कि अंदर ना, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो आप करंट बढ़ा दो। सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, ये अवेलेबल नहीं होता, करंट बढ़ाना अवेलेबल नहीं होता। ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता करंट बढ़ाना। ठीक है ना, आप समझ में आई? हाँ, आप क्या कर सकते हो? बैटरी बढ़ा सकते हो। जैसे बैटरी तो लगी होगी ना यहाँ पे, देखो प्लस माइनस बीच में बैटरी लगा रखी थी आपने। ठीक है, तो अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? ये जो बैटरी है ना, तो वोल्टेज बढ़ा देगा, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? V बाय आर ऑफ सोलेनोइड। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो आप क्या करो? बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दो, तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी।
लेकिन ये अवेलेबल ऑप्शन नहीं होता, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाजार में जो मार्केट में जो आप खुद सोचो ना, खुद सोच के बताओ, अगर मान लीजिए आपने मार्केट में अगर आप देखो ना तो 12 वोल्ट की बैटरीज मिलती है, ठीक है, लगभग 12 वोल्ट की मिलती है। आप देखोगे ना कोई भी अडेप्टर देखोगे तो आप 12 वोल्ट देख पाओगे, ठीक है। मान लीजिए सोलोनाइड का रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, ठीक है, 2 ओम बहुत कम होता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, मान लीजिए 6 ओम, कितना करंट आया, 2 एम्पियर, ठीक है। अब आप चाहते हो कि करंट को बढ़ा दो, करंट को 4 एम्पियर कर दो, तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, अगर आप करंट बढ़ाना चाहते हो, पहला तरीका बता रहा हूँ ध्यान देना, पहला तरीका ये है कि आप करंट बढ़ा रहे हो, करंट कैसे बढ़ेगा, आपको आपको और कुछ छेड़ना ही नहीं है, आपको सोलेनोइड को हाथ भी नहीं लगाना है। आप बोलोगे नहीं सर सोलेनोइड के साथ कुछ कर लेते हैं, नहीं सोलेनोइड के साथ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप करंट बढ़ा रहे हो। तो करंट बढ़ाने का अवेलेबल ऑप्शन क्या है, बैटरी चेंज करो, तो 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, अगर आपको करंट 4 एम्पियर करना है तो आपको अब 24 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। 24 वोल्ट की बैटरी कैसे लगाते थे, किसी को याद है क्या करते थे, मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो क्या करो उसके साथ, सीरीज में लगा, 12 वोल्ट की बैटरी को क्या कर देना, सीरीज में लगा देना। जैसे ही आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगी। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन हुआ, पहला तरीका हुआ। हाँ, अब रेजिस्टेंस की बारी आती है, अब दूसरी बारी आती है, अब दूसरी बारी आती है, दूसरी बारी क्या है, आप बोलोगे सर मान लीजिए मेरे पास बैटरी एक ही है 12 वोल्ट की, ठीक है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, मटेरियल बाद में आएगा, मटेरियल बाद में आएगा, तो मटेरियल का जो केस है ना वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले मुझे सारे मटेरियल बताने पड़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और मैं जैसे मैग्नेटिक मटेरियल डालता हूँ तो अंदर क्या होता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता तो दूंगा कि कितने टाइम्स बढ़ जाता है, ये मैं बता दूंगा, लेकिन उसका रीजन क्या होता है वो अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या होता है, दूसरा तरीका, सबसे पहला तरीका क्या था मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का, इंक्रीज दी करंट, इंक्रीजिंग दी करंट का मतलब क्या होता है, आप क्या करोगे, बैटरी को चेंज करोगे, आप सोलोनाइट के साथ कुछ नहीं करने वाले, सोलोनाइट को हाथ में नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि सोलोनाइट में आपने क्या किया, आपने बोला नहीं सर हम क्या करते हैं, सोलोनाइट को ना और बड़ा कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़ा कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ टर्न्स या लेंथ को बढ़ाने की कोशिश, जैसे मान लीजिए आपकी सोलोनाइट इतनी बड़ी, ठीक है, उसमें 10 टर्न्स आ रहे थे, ठीक है, आपने सोचा सर सोलोनाइट के साथ में क्या ऐसे कर लूं, बढ़ा दूं ना, कुछ नहीं करना, जैसे ही आप करोगे ऐसे बढ़ा दिया आपने लेंथ, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स तो उतनी रही, लेंथ क्या हो गई, तो स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करंट को बढ़ाने का, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ाना चाहते हो सिंपली बाय इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दी करंट, तो करंट को इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप क्या यूज करोगे, बैटरी को यूज करोगे। बात समझ में आई, दूसरा तरीका यहां लिख दूंगा, छोड़ दो अभी, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इंक्रीज दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कौन बताएगा ये कैसे किया जाता है, नहीं ऐसे उसने बताया, ये थोड़ा सा ठीक है, बहुत बढ़िया बताया कि सर आप क्या करो कि मान लीजिए आपके पास 10 टन की सोलनाइट थी, तो आप क्या करना, उसे कंप्रेस कर देना है ना, तो जैसे आप कंप्रेस करोगे, मान लीजिए पहले नंबर ऑफ टर्न्स एक 10 सेंटीमीटर में आ रही है, 10 टन 10 सेंटीमीटर में आ रही है, अब उसे इतना कंप्रेस कर दो कि 1 सेंटीमीटर में आ जाए, वो सारी कमाल, ये कमाल हो गया फिर, तो क्या सही, एक लिमिट तक कम कर सकते हैं,
मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं, ध्यान से समझना क्या किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए 10 टर्न्स है, ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर में आ गई है, ठीक है, 10 टर्न्स है। तो मैंने एक चीज सोची, मैंने क्या किया, मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं, इस वायर को ऐसे ले जाके यहाँ पे 10 टर्न और दे दूं। ऐसा देखा कहीं पे, यहाँ पे किया जाता है, देखा है किसी ने? अरे देखा हुआ है। पेन में कहा देखी है तुझे? पेन में करते हैं क्या? कहाँ देखा है? छोड़ रहा हूँ। पानी का हीटर, पानी के हीटर में नहीं किया जाता, पानी के हीटर में नहीं किया जाता। आपने रील देखी है? अरे दूध वाले कपड़े, रील देखी है जिसमें कपड़े धागे बुनते, देखा है? उसमें ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कभी तो मोटी मोटी आती है ना रील, इसको बोलते हैं वाइंडिंग्स। पहले आपने 10 टन दे दिए, एक वाइंडिंग हो रही थी, ये 10 टन को देना एक वाइंडिंग कहलाता है। फिर उसके ऊपर क्या, दूसरी वाइंडिंग दी। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपने दूसरी वाइंडिंग में पहले 10 टन दिए एक वाइंडिंग में, फिर 10 टन दिए, लेकिन लेंथ तो उतनी रखी ना, लेंथ तो उतनी, 1 मीटर वायर था, उसमें 10 टन दिए, ठीक है, फिर वहीं पे और 10 टन दे दिए, फिर वहीं पे और 10 टन दे दिए। बात समझ में आई क्या? तो आप उतनी लेंथ में क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ती जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो ध्यान देना, ये जो एन होता है ना, स्मॉल एन, ठीक है, ये बढ़ाया कैसे जाता है, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो होता ही है, ये तो है ही, लेकिन इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली, नंबर ऑफ टर्न्स इन वन वाइंडिंग, एक वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो 10, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, नंबर ऑफ वाइंडिंग से मल्टीप्लाई करो, बस छोड़ दो, ठीक है। मान लीजिए एक वाइंडिंग में 1000 टर्न्स थे, 10 वाइंडिंग थी एक ही जगह पे, बताओ क्या होगा, 10,000 टर्न दीजिएगा, क्या बताइए, समझ में आया? समझ में नहीं, लेकिन लेंथ तो उतनी है, लेंथ में तो आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया आपने, तो लेंथ उतनी है। एन एक्चुअल में ये होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअल में ये होता है। आप इस फॉर्मूले से निकालिए, होने तो रेडियस का तो कोई लेना देना नहीं था, रेडियस कहाँ आ रहा है मुझे बता दो जरा, है हाँ उसी को बताओ। अरे कुछ समझने की कोशिश करो यार, सोलोनाइट इतनी बड़ी है और ये बेचारा इतना है, तो आपने एक टर्न से ऊपर से एक वाइंडिंग ऊपर से दे भी दी, तो उससे डायमीटर पे फर्क तो पड़ा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा दूसरी वाइंडिंग का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन दूसरी वाली वाइंडिंग का जो डायमीटर है वो भी कंपैरेटिवली टू सोलोनाइट अभी भी बहुत कम ही है, तो उसे भी आप सोलोनाइट ट्रीट ही करोगे। हाँ, अगर आप वाइंडिंग देते गए, मान लो आपने 10,000 वाइंडिंग दे दी, तो फिर समझ में आता है कि जब आप 10,000 वाइंडिंग, ये मोटी होती जाएगी, तो फिर जब लास्ट वाली जो वाइंडिंग है उसके लिए शायद ये सोलोनाइट की तरह काम ना करे, वैसे काम ना करे, क्या बात आई समझ में? तो इस तरीके से जो है बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो म्यू नॉट है, ऑब्वियसली बात है, आप म्यू नॉट भी चेंज कर सकते हो, म्यू नॉट भी चेंज करा सकते हो, नेक्स्ट क्लास में बात आई समझ में? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, इंक्रीजिंग करंट by increasing the EMF of bed, तो दो है फिलहाल,
ठीक है, तीसरा नेक्स्ट क्लास में स्टॉप शेयर करना लास्ट टाइम से। चलिए, थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? स्टॉप कर दूं?